बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1919 का ईयर हम पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। 1919 के ईयर में एक्ट आता है 1919 इंडिया एक्ट, या हम उसे कह सकते हैं मॉन्टेक-चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स। और 1919 में ही एक और एक्ट आता है विच इज़ ए ब्लैक एक्ट, और इट इज़ कॉल्ड रॉवलेट एक्ट। उसके बाद इस रॉवलेट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है, वो भी 1919 में होता है। और 1919 में ही एक और इंसिडेंट होता है, और वो है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट है क्या? इसकी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। ऑटोमन एम्पायर, इट वाज फाउंडेड बाय उस्मान बे। उस्मानी सल्तनत भी इसको बोलते हैं, या खिलाफत उस्मानिया भी बोलते हैं। 1299 में 1299 यानी कि 1300 से एक साल पहले कुछ ट्राइब्स जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट से आए, लड़ाका थे। कुछ लोग उनको सल्जूक भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्लेव्स थे। वो आए और आकर टर्की के ऊपर, जो आज का टर्की है, उसके ऊपर कब्ज़ा किया, और वो एशियाटिक पार्ट पे पहले कब्ज़ा करते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दे एंटर्ड इनटू यूरोप, और यूरोप में ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप, जो कि ईस्ट में है यूरोप के, वहाँ कुछ हिस्सा यूरोप का कब्ज़े में कर लेते हैं, जिसको साउथ ईस्टर्न यूरोप भी बोलते हैं। उसमें आज आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो कौन सी कंट्रीज़ होंगी? सर्बिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया, बल्गारिया, फिर उसके बाद मोल्दोवा, और ये वाली कंट्रीज़ तकरीबन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, ये कंट्रीज़ इनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। साउथ ईस्ट एशिया, इनको बल्कान का एरिया भी बोलते हैं। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ, और इसमें से सबसे स्पेक्टेकुलर अटैक जो था वो अपनी इस एम्पायर के फाउंडेशन के 150 साल बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किया, और कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि यूरोप में उस वक़्त बाइजेंटियन एम्पायर का कैपिटल था, उसको कब्ज़े में कर लिया, और फिर तेज़ी के साथ यूरोप में भी फैल गए। ना सिर्फ यूरोप में बल्कि मिडल ईस्ट का अच्छा खासा हिस्सा इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, और नॉर्थन अफ्रीका, यानी 3 कॉन्टिनेंट्स में इनकी हुकूमत थी, और दे वर द सुपर पावर ऑफ मुस्लिम्स। और सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में अपनी पीक के ऊपर ये सल्तनत पहुंची, एक माइटीएस्ट एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बनी। उसके बाद उसके फॉलोअर्स के होते भी, जो कि 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी। लेकिन 19वीं सदी में इनके हाथ से यूरोप की एक एक कंट्री करके निकल गई। जैसे ग्रीस निकला, जैसे सर्बिया निकली, ऑस्ट्रिया निकला, नहीं था इसमें, सर्बिया निकली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से निकलना शुरू हो गए, और जो भी कंट्री इनके ख़िलाफ़ रिबेल करती थी, ब्रिटिश उसका साथ देते थे। और ख़ास तौर पर जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, यानी कि 1900 से ऑनवर्ड, तो उस वक़्त जो बल्कान की वॉर्स होती थीं, उसमें बल्कान के वो वाली कंट्रीज़ जिसके ऊपर सल्तनत उस्मानिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, उसका साथ देते थे ब्रिटेन उसको आज़ाद करवाने के लिए। तो ख़ास तौर पे टर्की जो थी, टर्की और या ऑटोमन्स, वो खुश नहीं थे ब्रिटेन से, उनकी आपस में दुश्मनी चलती थी। तो ऑटोमन्स जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का साथ दिया, ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़े। लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ इंडिया में मुसलमानों से वादा किया था कि वो टर्की को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उस्मानी तर्क को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ मुसलमान जो इंडिया के थे, दे वर क्वाइट सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ टर्की, बिकॉज़ वो अपनी रिलीजियस एफिलिएशन उसके साथ समझते थे, ऑटोमन एम्पायर के साथ। एक तो वो सुपर पावर, एक वाहद सुपर पावर थी जो कुछ ना कुछ
जिसका असर था दुनिया में वो रह गई थी। वो नहीं चाहते थे कि एक वाहिद सुपर पावर जिसकी आज़ाद अपनी हैसियत है दुनिया में वो ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पर जो खलीफा था वो सिंबल समझा जाता था मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का। तो वो नहीं चाहते थे कि खलीफा को नुकसान पहुँचे या खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी बजाय मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी होती है वो ले आया जाए। बहरहाल वर्ल्ड वॉर वन में मुसलमान जो हैं वो टर्की के साथ खड़े थे, लेकिन ब्रिटिश को उनकी सपोर्ट चाहिए थी सारे इंडियंस की इंक्लूडिंग मुस्लिम्स भी, कि वो ब्रिटिश का साथ दें, रिक्रूटमेंट करें और लड़ें उनके ख़िलाफ़ जाके। So they wanted Muslim support, and they had promised Muslims that they would not harm Turkey once war was ended, and the Muslims also fought alongside the Britain against the Germans. However, once that war ended, 1914 to 1918 war ended, uh, there came so many indications that the British were going to break up Ottoman Empire. They were going to snatch away all the holy places, such as in the Middle East. Ottoman holy places, or under the occupation of Ottomans, which were Makkah, Medina and Palestine, they were taking away from them, and they were taking the administration of them. When these news reached the Indians were not happy. There was a greater resentment in them. तो उन्होंने मूवमेंट चलाई फिर खिलाफत को बचाने के लिए और टर्की के लिए कि टर्की जो है उसको बचा लिया जाए किसी तरीके से। इसमें सबसे पहले एक खिलाफत डेलीगेशन बना, या एक मुसलमानों का डेलीगेशन। वो डेलीगेशन गया ब्रिटेन में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लॉयड से मिलने के लिए, और उनसे अपनी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि टर्की का वो हाल ना किया जाए जो उन्होंने जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का किया था, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी ब्रिटेन के ख़िलाफ़ और एलाइज़ के ख़िलाफ़ लड़े थे, वो सेंट्रल पावर्स थी। तो उसके साथ वो ना किया जाए। हालांकि एक साल पहले ट्रीटी आ चुकी थी कि हम ब्रिटेन का उन्होंने ऑस्ट्रिया के भी टुकड़े कर दिए थे, जर्मनी के भी टुकड़े कर दिए थे, और बहुत ज़िल्लत उन्होंने दी थी तकरीबन उसी 1919 में, और उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसमें इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो ये समझा जा रहा था कि टर्की के साथ भी यही हाल करेंगे ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो मुसलमानों का डेलीगेशन गया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप टर्की के साथ ये ना कीजिएगा, और जॉर्ज लॉयड ने शोल्ड कोल्डर दिया, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। And he behaved with them arrogantly and furiously, who told them yes, Turkey would get justice, pretty terrible justice. Germany got justice, Austria got justice, the way Turkey would also get justice. ये plain answer था। They came back. Even कायदे आज़म ने भी ब्रिटिश ऑफिशल्स को समझाया कि this matter was very sensitive, और इसको इट हैज़ टू बी केयरफुली हैंडल्ड, अदरवाइज़ इन इंडिया अ कैंपेन वुड स्टार्ट। और ऐसा ही हुआ। जब ये डेलीगेशन नाकाम हो के वापस हिंदुस्तान में आया तो एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई, और उस खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ उलमाज़ डिफरेंट पार्टी से उसमें शामिल हुए, और उन्होंने फिर खिलाफत मूवमेंट चलाई। मसलन मुस्लिम लीग से बहुत सारे उलमास आए, कांग्रेस से जो मुसलमान उलमास थे वो, जमीयत उलमाए हिंद से, देवबंद से, बहुत सारी जो दूसरी जमातें थी उसमें से उलमास खिलाफत कॉन्फ्रेंस में आए। एक बात याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया एज ए पार्टी। इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया था और उसको खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहते थे, और ख़िलाफ़त कॉन्फ्रेंस ने ही बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, मीटिंग्स की, और उसके बाद फिर उन्होंने कैंपेन चलाने का ऐलान कर दिया। तो ये थी कुछ आपको बैकग्राउंड बताया कि एक मुसलमानों की सुपर पावर थी और उसका अंजाम आ गया था अब, क्योंकि वो वॉर हार चुके थे, और अब उनसे जो थोड़े बहुत एरियाज़ थे, जो मिडल ईस्ट के इलाके थे, वो भी छिन रहे थे, खिलाफत ख़त्म हो रही थी, मुसलमान इंडिया के बहुत सारे सेंसिटिव थे। अब रीज़न्स क्या हैं खिलाफत मूवमेंट को चलाने की मुसलमानों में? तो ज़ाहिर है रीज़न्स में जो मैंने आपको बता चुका हूँ, टू सेव खलीफा,
welfare of Khalifa. They wanted Khilafat not to be completely abolished, and they wanted to protect Turkey from disintegration, to save Khilafat as an institution. I mean, इस इंस्टीट्यूशन रहेगा तो एक खलीफा के बाद दूसरा आता जाएगा, इसको चेंज ना किया जाए। और फिर उसके बाद ऑटोमन वाज द ओनली मुस्लिम पावर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। ये मौलवी अब्दुल हक ने कहा था उस वक़्त कि एक मुस्लिम पावर रह गई है पूरी दुनिया में, एंड दैट इज़ ऑटोमन एम्पायर, एंड वीकनिंग ऑफ दैट ऑटोमन एम्पायर वुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन दी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ज़ाहिर है ये भी फेयर था। और देयर वाज अनदर फेयर दैट मुस्लिम होली प्लेसेस कुड गो टू नॉन मुस्लिम्स, और देयर वाज आल्सो जनरल एंगर ऑफ इंडियंस, क्योंकि सारे इंडियंस इसलिए मुसलमान जो कि इंडियंस थे उन्होंने तो हिस्सा लिया इसमें, लेकिन कांग्रेस भी जो हिंदूज थे वो भी इंडियंस थे, उन्होंने भी शुरू में इसके अंदर अपना हिस्सा डाला और कैंपेन चलाई, क्योंकि उनका एक जनरल गुस्सा था। और जनरल गुस्सा क्यों था मैंने आपको बता दिया। 1919 का एक्ट आया जिसमें उनको पावर्स सारी की सारी ट्रांसफ़र नहीं की गई थी। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। रावलेट एक्ट आया था जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। तो ये सारा रीजंस मिलके एक जनरल रिसेंटमेंट थी, एक जनरल ग्रीवेंसेस थी, जिसकी वजह से उन्होंने भी बाकी इंडियंस ने भी इसका साथ दिया। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर खिलाफत मूवमेंट मस्ट से। ओके, अकाउंट ऑफ मेजर इवेंट्स व्हाट हैपन्स बिकॉज खिलाफत मूवमेंट starts in 1919 and it remains till 1924। 1919 से लेके तकरीबन ये चलती है 1924 तक, और इसके डिफरेंट इवेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट इवेंट है विजिट ऑफ मुस्लिम डेलीगेशन टू लंडन to convince the British, but to no avail. They could not convince them. Then they founded Khilafat Conference. And then different meetings were held of Khilafat conferences. At the first conference, Gandhi gave his support to Muslim cause. Congress announced non-cooperation movement along with the Muslims. This is very important point. At that time, Gandhi improved his image before the Muslims, and then Gandhi meant to run a campaign, and the Congress was not happy with the British, and the Indian general anger against the British about Jallianwala Bagh massacre and different other atrocities they were committing upon the Muslims, upon the Indians. तो ये तो पहले से उनका प्लान था, लेकिन they got the largest support of the Muslims and they wanted to exploit it to their own advantage. उनका मकसद different था, but Gandhi at that platform won the Muslim hearts when he said he is ready. He said, I'm ready to lay down my life for Khalifa so that I could save my cow tomorrow. इससे Muslims were very happy that he was, doing something for the Muslim cause, for the Muslim religious cause. On the other hand, extremist Hindus got angry with him. They were not happier. They thought this was the religious matter of the Muslims and Congress shouldn't have come here or come to support them. तो इस तरीके से ये गांधी की सपोर्ट बहुत काया थी उनकी सपोर्ट। एक तो मुसलमानों की बहुत बड़ी सिंपैथी से उन्होंने जीत ली, दूसरे नंबर पर मुसलमानों का जो गुस्सा था खिलाफत के बारे में उसको एक्सप्लॉइट किया अपने पर्पस के लिए, और तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने अपनी कैंपेन को भी दवाम दिया, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बढ़ा दिया। फिर 1924 में कमाल इधर नहीं था, इधर हम थे शायद, ये गांधी सपोर्ट टू मुस्लिम कॉज। फिर उसके बाद 1920 में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, जब ये खिलाफत मूवमेंट अपनी अरूज के ऊपर थी तो एक हिजरत मूवमेंट का वाक़या पेश आया। ख़ास तौर पर उस वक़्त पेशावर और इस वक़्त का KPK और उस वक़्त इसको NWFP कहते थे, NWFP और सिंध के उलमास ने जो फतवा दिया कि इंडिया had become Darul Harb and now it was incumbent upon the Muslims to migrate following the Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So many religious people, those who were the followers of the ulamas, they sold their properties, they left their bag and they left much of the land here in India,
और उन्होंने अपना सामान सुमून बांधा और कोई तकरीबन 18,000 के करीब लोगों ने हिजरत कर गए और मुसलमान अपनी फैमिलीज़ के साथ और अफ़गानिस्तान की तरफ चल पड़े हिजरत के लिए। ये उनको कहा गया था कि अफ़गानी जो हैं उनको ऐसे ही रिसीव करेंगे जैसे मुहाजिरों को अंसार ने रिसीव किया, अपनी ज़मीनें भी उनमें बांटेंगे, अपनी फैमिलीज़ को भी शेयर करेंगे। तो दैट वाज द परसेप्शन गिवन टू देम एंड वंस दे रीच्ड द बॉर्डर, एट बॉर्डर द अफ़गान आर्मी और अफ़गान गार्ड्स टर्न देम बैक। उन्होंने कहा कि तुम लोग वापस चलो, क्योंकि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उनको वहाँ पे बसा सकते। सो देन दे रिटर्नड, और वापसी में ऑन देयर वे बैक मैनी वीक ओल्ड मैन एंड दे डाइड। लेकिन जो बचे खुचे वापस पहुँचे, दे फाउंड देयर बिलोंगिंग्स इन द हैंड्स ऑफ द अदर बिकॉज दे हैड सोल्ड देम एट पेटी वैल्यू। और इसके बाद और ट्रस्ट गिर गया खिलाफत के ऊपर और उलमास के ऊपर, क्योंकि मुसलमान जिनका सोशल स्टेटस बहुत नीचे था डेवस्टेटिंग हालत के अंदर आ गए थे। और दूसरे नंबर पर क्योंकि गांधी की पॉलिसी थी नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, और वो हिंदूस ने एक कैंपेन पहले चलाई भी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद नॉन कोऑपरेशन, लेकिन वो मॉडरेट चलते थे। मुसलमान ज़रा सेंटिमेंटल थे, इमोशनल थे, ये अपनी हद से बहुत आगे निकल गए। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी स्टेट को ना मानने वाला जो काम है उसको एक्सट्रीम पे किया, अपने टाइटल्स छोड़ दिए, अपनी जॉब्स जो सरकारी थी वो छोड़ दी, स्कूलों से बच्चों को हटा लिया सरकारी स्कूलों से, और हुक्मरानों की बहुत सारी चीज़ों का इनकार किया, जिससे उनका जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बहुत नीचे था वो और नीचे आ गया। तो ये जो हिजरत मूवमेंट थी इसके बारे में, ये 1920 में जो हिजरत मूवमेंट थी इसके बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते थे कि हमने इससे बड़ी रोमांटिक मूवमेंट नहीं देखी है। दैट शोड हाई रोमांटिसिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द मुस्लिम्स, कि इतने इमेजिनेटिव लोग हैं, इतने इमोशनल लोग हैं कि अपने इंटरेस्ट्स को कुर्बान करके तो किसी और के इंटरेस्ट के लिए अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। तो थोड़े से इंतहाई इमेजिनेटिव और इमोशनल किस्म की कौम समझा गया मुसलमानों को, और ये परसेप्शन दुनिया में गया। फिर उसके बाद आगे है इंसिडेंट 1922, चोरा चोरी एक टाउन है। इस टाउन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लोग थे वो निकले अपना प्रोटेस्ट के अंदर, और जब वो रास्ते में एक थाना आता था, उस थाने को उन्होंने आग लगा दी और कोई ऑलमोस्ट 24 to 25 policemen, they were burnt alive. So it was going violent day by day. So the Gandhi, after this incident, announced that he meant non-violent movement, but because this non-cooperation movement was going violent, that is why Gandhi announced the withdrawal from non-cooperation. And that was a big shock to the Khilafat movement, because Muslims alone could not run such a massive campaign against the British. They could not exert such kind of pressure upon the British because they were minority without the help of majority. And this was a big shock to the Muslims. और इसने एक लेसन भी मुसलमानों को दिया कि don't trust Gandhi and Congress again if they want to run any movement in India. And the second thing was that once Gandhi and Congress left Muslims, they ran the campaign alone, and that also gave them confidence. So it became blessing in disguise as well. Next one is after Chora Chori incident, Hindu-Muslim riots broke out in India, because Hindus were not happy with Congress and Hindu revivalist movements such as extremist Hindus. They were not happy with Muslims. Some blame British that they once again grew or they once again sowed distrust between these two communities, and they exploited that distrust, and Hindu-Muslim riots started, and with it Khilafat movement became even weaker. And worst breakout of the violence was Mopla uprising. Mopla जो हैं ये अपने आप को सैयद कहते हैं और ये कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले मुसलमान हैं, and they claim themselves to be the descendants of Arab traders
who came to India for trade right after the advent of Islam, and they called themselves Sayyid. They rebelled against the Hindus, they killed many Hindus, and then British rulers used massive violence against Moplas to snub them. The next one is 1924, Kemal Ataturk. The news it was coming from Turkey that Kemal Ataturk, who was liberal, moderate, with the help of the people, they themselves abolished Khilafat. They liberated Turkey from the hands of the Allied forces, because Allied forces, they wanted to split Turkey into pieces and distribute these pieces between amongst many European countries. तो कमाल अटाटर्क अपने टर्किश लोगों के साथ मिलके उठा और उठ के उन्होंने लिबरेट करवाया ब्रिटेन से और एलाइड फोर्सेस से, ख़ास तौर पे ग्रीक वहाँ पे सोल्जर्स भी मौजूद थे। और खलीफा चूँकि उस वक़्त पपेट बन चुका था इन दी हैंड्स ऑफ दी ब्रिटेन, तो खलीफा भाग गया, एग्ज़ाइल हो गया, कमाल अटाटर्क आया और कमाल अटाटर्क ने मॉडर्न जो रिफॉर्म्स हैं उनको लागू किया, और उसके साथ साथ हर वो रिश्ता जो अरब से हो सकता था वो भी उन्होंने काटने की कोशिश की और अपना रिश्ता यूरोप के साथ यानी वेस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की। उनको शायद गुस्सा था अरब्स ने जो टर्की के साथ रिबेल किया था, और उस अरब की दुश्मनी में वो इस्लाम से भी काफ़ी दूर उन्होंने रिफॉर्म्स कर ली। खिलाफत को एज एन इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेसी को एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपना लिया और इस तरीके से ख़ुद उन्होंने अपना काम कर लिया। एंड नाउ देयर वाज नो एक्सक्यूज़ लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स टू कंटिन्यू दिस मूवमेंट, बिकॉज when you know Turkish people didn't want Khilafat, how the hell were the Muslims? So this was Khilafat movement. अब हम फर्दर एनालिसिस करते हैं खिलाफत मूवमेंट का। खिलाफत मूवमेंट का पहला तो एनालिसिस हमने किया रीज़न्स फॉर द स्टार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, फिर उसके बाद मैंने आपको इवेंट्स बताए ऑर्डर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा हम अपना कमेंट देते रहे, क्रिटिकल कमेंट, लेकिन और कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस सिचुएशन का। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट? मोस्टली ये क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशंस में आ चुका हुआ है, यानी सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। इसको एक तरीके से और लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। इसमें मेन चीज़ मैं आपको छोटे छोटे बता दूँगा, आपने ये सारी चीज़ पढ़ी पहले। तो खिलाफत मूवमेंट के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो हिंदू मुस्लिम राइट्स, डिवाइड ग्रू इन द कंट्री फर्दर, फिर उसके बाद मुस्लिम इमेज was tarnished in the eyes of the world, that they were imaginative people, emotional people, they were romantic people, they cared for the interests of Khalifa more than the British and Khalifa's own people did. इवन ब्रिटिश इतना उस खलीफा का नहीं ख्याल रखते थे, या फिर उनके लोग उनको उतारने के दर पे हुए थे, जैसे कि कमाल अतातुर्क। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठे थे, दे वर बिकमिंग हाइपर सेंसिटिव अबाउट द वेलफेयर ऑफ खलीफा। तो दैट इमेज वाज नॉट गुड, दे वर नॉट रियलिस्टिक पीपल, दैट द मुस्लिम्स वर कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ एक्चुअल और एक्चुअलिटीज़, आई मीन ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल पैदल थे। Even they did not take care of their own interests. More than their own interests, they took care of Khalifa's interest or Turkish interests. तो ये चीज़ें खिलाफ जाती थी। मोपला अपराइजिंग, बहुत सारा वायलेंस हुआ, वायलेंस पिकेट्स वायलेंस, मोपलास ने वायलेंस किया, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने वायलेंस किया। दे डिड और फिर मुसलमानों में डिवाइड हो गई। दैट वाज अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट एज अलीगढ़ and Muslim League and Aligarh, both of them are the same things. So Muslim League and Aligarh, they were not participating from institutional level in this movement. That is why most of the ulamas, those who were running the campaign, they turned against Aligarh. Even एक और चीज़ भी बताता चलूँ, जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रही थी तो एक जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक प्रोसेशन को लेके जा रहे थे, अलीगढ़ के ऊपर हमला भी उन्होंने किया था।
पथराव भी किया था अलीगढ़ के कॉलेज के ऊपर, उनको गद्दार कहा था कि ये लोग गद्दार हैं और ब्रिटिश के हाथों बिक चुके हैं और इस तरीके। तो डिवाइड जो है मुसलमानों में भी बढ़ी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अलीगढ़ को समझा जाता था इंतहाई रैशनल और इन लोगों को समझा जाता था इंतहाई रोमांटिक। ये तो हैं इसकी वो वाली बातें हम जब एनालिसिस करते हैं या क्रिटिकल कमेंट देते हैं जो ख़िलाफ़ जाती हैं, लेकिन अच्छी बातें भी हैं इसकी। This became blessing in disguise in a way that after 1857 for the first time Muslims ran a rebellious campaign against the British, and they showed the British they were not just puppets in their hands, and they showed the other communities living in India who blamed the Muslims as puppets to the British because they were showing loyalty to them. तो ये इमेज उन्होंने कम से कम अपना इम्प्रूव किया, and then they learnt a lot of lessons. The first lesson, the first most lesson was they learned how to organize themselves at the structural level to run a massive campaign against the rulers, and that experience helped them a lot later on in Pakistan movement. When in Pakistan movement they needed to organize the rallies and they needed to organize the agitation, they learned or they drew much of the एक्सपीरियंस फ्रॉम खिलाफत मूवमेंट, और यही वो तजर्बा जो है उनका कामयाब हुआ। तो हम इसको इधर से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1857 दे रिबेल्ड, मुस्लिम इमेज एज अनरियलिस्टिक एंड हाईली रोमांटिक ये फैला, लेकिन इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट वाज नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट मुसलमानों ने बता दिया कि दे वर द पार्ट ऑफ बिगर मुस्लिम उम्मा इंस्टेड ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ इंडियन नेशन। आई मीन इंडियन वन यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि इंडियन जो है, इंडिया एक नेशन है, इस नेशन में एक और भी नेशन रहती है और वो है मुस्लिम नेशन। The Muslims felt themselves the part of Muslim Ummah living beyond borders, and they did not feel themselves the part of the Hindu living in the neighborhood. तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न हो, उनकी एफिलिएशन, उनके इमोशंस लार्जर मुस्लिम उम्मा के साथ थे, तो वो नेशन एक बनती है। तो इस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म जो है और ज़्यादा बढ़ी, show of Muslim power that they could run protest movement alone, especially after 1922. जब 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद कांग्रेस निकल आई तो ये समझा जा रहा था कि माइनॉरिटी है, ये कैसे चला सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी रिसिलियंस शो की और फिर इस मूवमेंट को चलाती रही। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नेशनल प्रोटेस्ट मूवमेंट helped later on in Pakistan movement. The image they were a mere puppet of the British shed off. उधर से आगे आते हैं some lessons they learned. पहला लेसन उन्होंने क्या लर्न किया, shouldn't trust Gandhi again. अगर उन्होंने मूवमेंट चलानी है तो गांधी के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। वो बीच में at the peak of the movement he left and he dealt incredible blow. और कायद-ए-आज़म की वो बात सही हो गई कि आप इस मूवमेंट से ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा, वायलेंस होगी और वायलेंस के बदले में ब्रिटिश वायलेंस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा वाज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ इंडिया एज वन नेशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन हिंदू मुस्लिम डिवाइड फर्दर ग्रू। अच्छा, वाई हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड कैंपेन बैकलैश्ड? आई मीन द स्टार्ट वाज वेल, both Muslims and Hindus they showed unity and they ran a campaign, but later on 1922 they left and there was a greater resentment on the part of the Hindu extremists from within Congress, और वो गांधी के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव था कि ये मुसलमानों के रिलीजियस कॉज के लिए क्यों वो लड़ रहे हैं। उसकी मेजर रीज़न है एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड पर्पस। क्यों मुस्लिम और हिंदूज़ एक यूनाइट नहीं हो सकते थे कैंपेन में? एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड पर्पस। Muslims wanted to protect Khilafat. Khilafat was a religious matter for them, but for Hindus it was not an emotional matter. They did not emotionally attach with Khilafat. So they were running non-cooperation movement for self-rule. So their purpose were not united.
So Hindu extremists were present who were pressing upon Gandhi to withdraw, and Mopla uprising, all of these reasons were there. Hindu Muslim United Campaign backlashed.